गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे वेक्टर पोर्शन में। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 11th क्लास के स्टूडेंट्स, तो जो कि मुझे बहुत बुरा लगा है। तो आज मैं पर्सनली हो सकता है आप सभी के पेरेंट्स से बात करूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये था, 45 डिग्री का एंगल था 10 सेंटीमीटर। तो इसके कंपोनेंट तो कितने हो जाएंगे? इसके कंपोनेंट तो 0 0 ही रहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सॉरी, इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? मैंने गलती 0 लिख दिया। इसका कंपोनेंट -10 और 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है, ओरिजिन ये है 0 0, तो इसके इस तरफ क्या होगा? -10। और इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? देखिए इसके कंपोनेंट तो होंगे, यानी कि क्यू पॉइंट के कंपोनेंट हो जाएंगे 10। देखिए एक्स में है तो माइनस का 10 कोस 45 और 10 साइन 45। ऊपर होगा तो वाई का होगा। तो यानी कि क्यू के कंपोनेंट कितने आ गए? क्यू के कंपोनेंट आ गए हमारे पास -10/√2 और 10/√2। 2 कंपोनेंट आ गए भाई हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है? पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो क्या होता था? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्यू वेक्टर कितना है? मतलब मुझे वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लेना है, तो बस ओनली क्यू माइनस पी करना है। तो आपको याद होगा कि पी क्यू कैसे निकाला जाएगा, आपको पता हो, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, x2 कितना है मेरा? मेरा x2 है -10/√2, x2 - x1। तो x2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 10 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 कितना मेरा? 10/√2 है, और ये कितना मेरा? 0 है। तो पी क्यू कितना आ जाएगा बोलिए भाई? ध्यान से देखा जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 10 है, 10√2 है, तो कितना हो जाएगा? 10√2, इधर एलसीएम आ जाएगा 10√2 हो जाएगा। 10√2 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? देखिए ध्यान से सुनिए, इसको लिखा जाएगा 10√2 - 10/√2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर 10 का स्क्वायर कितना? 100, और √2 का कितना? 2। तो इसका कितना होगा भाई? ध्यान से देखो तो 10√2 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100/√2, यानी कि ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू 100/2 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 100/2। 100/2 में 100 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो 100 को बाहर ले लेंगे। 100 को क्या ले लेंगे? बाहर। तो बाहर आएगा 10, और अंदर कितना रह जाएगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इधर कितना? 1/2। तो √2 - 1/2 यानी कि 1/2 तो मेरा बाहर, √2 - 1/1 को होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना? माइनस का 2√2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। बोलो क्लियर है? यानी कि कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना? 3। तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या आती वाली है? 10 3/2 माइनस 2√2/2 प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या आने वाला है आंसर? मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। पी क्यू इक्वल टू 10 बाहर, अंदर कितना रह गया? 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 माइनस
√2, एलसीएम आया 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 माइनस √2/2। बोलिए क्या आने वाला है, अब देखिए जरा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और उधर कितना आ रहा है 2, तो 10, 4 - 2√2/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है 10 ब्रैकेट में 2 - √2, 2 - √2, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो मेरे पी क्यू की वैल्यू ये आ गई इतना। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया था, और ये पॉइंट था, मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा फाइनल और इनिशियल, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा PV x2 - x1, यानी कि a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब a - 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना 2a का होल स्क्वायर, मतलब 4a² प्लस a², कितना हो जाएगा रूट में 5a², तो PV = कितना आएगा a√5। ये मेरा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ चीज़ नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, गलत बात है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत ही सिंपल सेगमेंट है, आराम से आपको करना है, किस तरह से करेंगे समझेंगे चीज़ों को। देखो जरा, बेसिक पोर्शन है, तो बेसिक पोर्शन को बेसिक पोर्शन की तरह ही सोल्व करेंगे आराम से। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको समझते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब कोई ऑब्जेक्ट P से Q की ओर जा रहा है, तो इसका वेक्टर पोर्शन क्या लिखा जाएगा? PQ वेक्टर। एक्चुअल में इसका रिजल्टेंट होगा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। और अगर मैं कहता कि नहीं QP वेक्टर लिखो, तो जो फाइनल होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, यानी कि इस बार क्या लिखा जाएगा? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। ये तो होता है सिंपल पोर्शन। अब R की टर्म में कैसे लिखते हैं? R की टर्म में आज हम लिखना सीखते हैं। अब R की टर्म में आप लोग लिखना सीख लीजिए। मान लो कि एक पॉइंट है ये P, जिसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, जिसकी पोजीशन क्या है? R1 वेक्टर। और दूसरा एक पॉइंट है Q, जिसकी पोजीशन है R2 वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे PQ वेक्टर बता दो, तो PQ वेक्टर एक्चुअल में ये होगा। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? 2 पर, तो R21 यही तो लिखेंगे। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, याद है कि नहीं है? तो क्या होता था? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 से 1 की ओर, यहाँ भी 1 से 2 की ओर, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया? R21 वेक्टर लिख दिया। अब अगर एक्चुअल में मैं इस R21 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? मैं इस ट्राइंगल रूल का यूज़ करूँगा। देखिए, ये इधर होगा और ये इधर होगा। ट्राइंगल रूल क्या कहता था, याद है आप लोगों को? ट्राइंगल रूल कहता था कि भैया अगर दो साइड क्या हो, ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हो और कंटिन्यूस डायरेक्शन में हो, तो तीसरी क्या होगी? अपोजिट। देखिए, R1 और R21 ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? तो तीसरी वाली ये जो इसको क्लोज करने वाली साइड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? होना क्या चाहिए था? ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे, लेकिन अब ये कैसे है?
इस डायरेक्शन में कि नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि R2 वेक्टर जो है वो बराबर होना चाहिए R वेक्टर प्लस R21 वेक्टर के। मुझे क्या निकालना है, R21 वेक्टर। तो R1 को इधर ले आए तो R2 वेक्टर माइनस क्या लिखा जाएगा, R1 वेक्टर। पूरा क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं कहता कि नहीं मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है ये R12 वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि R2 और R1 कंटिन्यूस है कि नहीं है, R2 इधर R1 इधर, तो R2 इधर और R12 इधर, तो R1 किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए कि R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू किसके होना चाहिए, R1 वेक्टर के। तो R12 वेक्टर क्या लिखा जाना चाहिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर के बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर R21 लिखा जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1, और R12 लिखा जा रहा है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान रखेंगे, काम आता है, काम आता है, काफ़ी जगह काम आता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो आज हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में। चलिए बात करते हैं स्पीड क्या होती है, स्पीड किसको कहेंगे स्पीड। तो देखिए अगर एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, या फिर मैं कह सकता हूँ द रेशो ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है। ठीक है भाई, या मैं कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड को v से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L की 1 T की -1। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड के भी बहुत सारे टाइप है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। तो मैं आज आपको एक एवरेज स्पीड पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। आज हम क्या पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड बहुत काम की चीज़ है, वीआईपी सेगमेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल उठता है, इस वजह से मैं आपको पढ़ाता हूँ एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है वी एवरेज, एवरेज स्पीड। बड़ा क्लियर है, मतलब ये कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। मान लो ये स्पीड D1, ये डिस्टेंस D2 थी, ये डिस्टेंस D3 थी, ये डिस्टेंस DN है मान लो। टाइम यहाँ लगा T1, यहाँ लगा T2, यहाँ लगा T3, यहाँ लगा TN। तो वी एवरेज क्या लिखा जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डैश DN अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना TN। ये है वी एवरेज, ये क्या है हमारा वी एवरेज है। लेकिन इसमें एक केस आता है, एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। केस क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन स्पीड हमको दी हो, क्या क्या हो, सेम डिस्टेंस के लिए डिफरेंट स्पीड दी गई हो, तो उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। क्या हो, पहली बात नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस सेम हो, दूसरा स्पीड क्या करती हो, वरी करती हो
उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, समझना अच्छे से, ये चीज़ें समझना आपको। यहाँ से एक न्यूमेरिकल मैं आपको आज मैं आपको दूंगा, आपको करना है। मान लो ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब एक कार है, ठीक है भाई, एक कार है जो इधर चल रही है। जब ये यहाँ से गई, मान लो डिस्टेंस दी थी, मान लो डिस्टेंस कितनी थी, डी थी। जब ये कार यहाँ से गई तो इसकी स्पीड थी ए मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड थी इसकी, ए मीटर पर सेकेंड। अब यही कार वापस भी लौट के आ रही है, यही कार वापस भी लौट के आ रही है, और जब ये वापस आ रही है तो इसकी स्पीड है बी मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, अब आपसे पूछ रहे कि भाई इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मुझे बताइए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ जरा। तो भाई फॉर्मूला तो यही कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो कहता है फॉर्मूला। मान लो जाते टाइम इसने टाइम लिया t1 और आते टाइम टाइम लिया t2, क्योंकि स्पीड अलग अलग थी तो टाइम तो अलग अलग हो गई। तो वी एवरेज क्या लिख दिया जाएगा कि टोटल डिस्टेंस d प्लस डी और टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब मुझे बताओ कि एक्चुअल में ए स्पीड होगी क्या, ए स्पीड डी अपॉन t1 होगी कि नहीं होगी, होगी। और बी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस तो डी ही थी लेकिन टाइम कितना था t2। अगर मैं यहाँ से t1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या डी अपॉन ए लिख दूंगा, और यहाँ से अगर मैं t2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं डी अपॉन बी लिख दूंगा। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना भैया। चलिए तो वी एवरेज इक्वल टू क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2d, बिल्कुल, और नीचे लिख सकता हूँ डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन बी, टाइम t1 और t2 की जगह। बोलो क्लियर है। तो अब जरा यहाँ पर देखना गौर से, मैं चलो इधर लिख देता हूँ आपको अच्छे दिखाई देगा। चलिए अब क्या हुआ भाई, ऊपर है 2d, नीचे क्या मैं d कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 1/a प्लस 1/b बच जाएगा। ये v एवरेज के बराबर चल रहा है, क्या d से d कट जाएगा, कट जाएगा। तो 2 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा क्या a b, तो क्या b प्लस a अपॉन ए बी लिखा जाएगा। तो मतलब v एवरेज क्या लिख दिया गया, 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्या सिर्फ स्पीड से काम चल गया, चल गया कि नहीं चल गया। तो क्या हुई 2ab अपॉन ए प्लस बी, मतलब ये कि वी एवरेज कैसे निकाला जब डिस्टेंस सेम हो। तो कुछ नहीं किया हमने बहुत सिंपल सी बात की, 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, यही तो किया। मतलब समझाता हूँ, मान लो एक कार है जो गई है जब 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई, और जब वापस आई है तो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आई है। आपसे कह दिया जाए एवरेज स्पीड बताओ, सेम ए से बी तक गई है और बी से ए तक वापस आई है, डिस्टेंस तो सेम थी। तो क्या होगा, वी एवरेज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट कितना था 40, सेकेंड कितना था 60, अपॉन फर्स्ट कितना था 40, सेकेंड कितना था 60। वी एवरेज क्या लिखा गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 टू 8 और 8 6 जी 6 24 24 दूनी 48। वी एवरेज कितना आया 48 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे निकाला समझ में आया, 48 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारी बेसिक चीज़ें थी, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो आज हमने एवरेज स्पीड को हमने पढ़ लिया है। आपको अब कहीं से भी बुक से, आपकी बुक में भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, आपको वहाँ से कम से कम 2-3 क्वेश्चन करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। आज छोटी क्लास लिए आराम से करिए।